हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा's लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फॉरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके एनएफएसयू एनएफएटी पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन 2024 पोस्ट ग्रेजुएशन के कौन कौन से सब्जेक्ट फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी और फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, तो ये तीनों का ही सिलेबस सेम है। ठीक है, तो इन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये किस टॉपिक पे है? इवोल्यूशन एंड इट्स थ्योरीज। इवोल्यूशन एंड इट्स थ्योरीज आपके बायोलॉजी का टॉपिक है और ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। सो इसके लिए ना मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रही हूँ एनएफएसयू एनएफएटी पीजी के नाम से। सो इसमें जितने भी पोस्ट ग्रेजुएशन के आपके एनएफएसयू एनएफएटी से रिलेटेड टॉपिक है, एक्सप्लेनेशन वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी, एमसीक्यू रिलेटेड वीडियोस भी उसी टॉपिक में मिलेगी। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको 25 क्वेश्चन आएंगे ईच टॉपिक से। तो कितने टॉपिक्स हैं आपके पास? फॉरेंसिक साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, बायो के 25 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन आएंगे। तो इट मेक्स अप 100 क्वेश्चन। तो टोटल 100 क्वेश्चन ही आएंगे। सो हम बायोलॉजी अभी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और फॉरेंसिक साइंस के टॉपिक्स पे मैं कवर कर पाऊंगी। सो ये सारा कुछ आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। एनएफएसयू एनएफएटी पीजी 2024 फॉरेंसिक साइंस, टॉक्सिकोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और ये प्लेलिस्ट आप आई बटन पे क्लिक करके भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। सो आप वहां से ये सारी की सारी वीडियोस देख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा वी हैव अ कोर्स फॉर एनएफएसयू एनएफएटी 2024। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू सारा का सारा सिलेबस कवर मिलेगा। हम ट्यूसडे को पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए ट्यूसडे को ऐप पे लाइव रहते हैं, लाइव क्लासेस कराते हैं। तो आप हमसे वहां भी जुड़ सकते हैं। पीडीएफ आपको सेपरेटली मिलेगी टॉपिक वाइज। उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में आपको टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, बहुत ही ईजी पीडीएफ आपको मिलेंगे। कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, कोई पीपीटी रेफर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पीडीएफ से आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो जैसे ही आप क्लासेस करोगे, लाइव लेक्चर्स अटेंड करोगे, पीडीएफ से अपने टॉपिक्स कवर कर लोगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू जैसे ही सॉल्व करोगे, आपकी 80% प्रिपरेशन वहीं पे हो जाएगी और 100 प्रिपरेशन हमारे मॉक टेस्ट से हो जाएगी। जो हमारा मॉक टेस्ट है बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तरह ही है। सो नेगेटिव मार्किंग भी उसमें रहेगी, जिस तरीके से एनएफएसयू एनएफएटी एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। और बिल्कुल टाइमर साथ साथ में चलता रहेगा। तो टाइम के अकॉर्डिंग आपको पेपर सॉल्व करने की आदत हो जाएगी, जिससे आपका जो प्रिपरेशन है वो सॉलिड प्रूव हो जाएगा। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कोर्स की लिंक, अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऐप में, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, डाउट है, सो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विथ क्वेश्चन नंबर 1। सो विच साइंटिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? सो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी कौन से साइंटिस्ट ने दी थी? सो चार्ल्स डार्विन, ग्रेगो मेंडल, रसल वैलेस और लेमार्क। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा ना वो ब्लेंड होगा इजी क्वेश्चंस का, मॉडरेट क्वेश्चंस का और हार्ड क्वेश्चंस का। मैं हमेशा आपको बताती हूँ इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस एंड हार्ड क्वेश्चंस। ठीक है, हमेशा इसी तरीके का ब्लेंडअप रहेगा। जो इजी क्वेश्चंस है ना वो सबसे बनेंगे। जितने भी बच्चे हैं जो कम पढ़ के गए हैं, तो ज्यादा पढ़ के गए हैं, लाइक मैक्सिमम स्टूडेंट्स इजी क्वेश्चन सब बना लेंगे, जिससे कि लगेगा कि ओ वाओ क्वेश्चन पेपर तो बड़ा ही इजी आया है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप पेपर सॉल्व करोगे ना, सो जब मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे तो मॉडरेट क्वेश्चन सिर्फ उन बच्चों से बनेंगे जो पढ़ के गए हैं। ठीक है, जो बिना प्रिपरेशन के गए हैं, जो जिन्होंने बहुत सुपरफिशियली प्रिपरेशन करी है, उनको मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी आएगी। तो मॉडरेट क्वेश्चन में ही वो सारे बच्चे जिन्होंने सीरियसली प्रिपरेशन नहीं करी है वो सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ पे मॉडरेट क्वेश्चंस भी गलत होने के चांसेस रहते हैं। अब जो बच्चा पढ़ के गया वो मॉडरेट क्वेश्चन भी सॉल्व करेगा और वो उन बच्चों से आगे आ जाएगा। फिर आते हैं हार्ड क्वेश्चंस। हार्ड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मॉडरेट क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स टफ तो है ही है, और वो बच्चे जिन्होंने सीरियसली तैयारी करी है, जिन्होंने टेस्ट पेपर्स लगाए, जिन्होंने मॉक टेस्ट लिखे, जिन्होंने मॉक पेपर्स सॉल्व करे हैं, ये हार्ड क्वेश्चंस उनसे ही बनने वाले हैं। और यहाँ ही बच्चों की फिर मेरिट बनेगी। जो मेरिट बनती है ना वो सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट क्वेश्चंस और हाई क्वेश्चन के बेसिस पे ही, हार्ड क्वेश्चंस के बेसिस पे ही बनती है। यानी यहाँ पे जो बच्चे आगे निकल जाते हैं उनको उनके प्रेफरेंस के कैंपस में एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, सो जब भी क्वेश्चन पेपर में आप इजी क्वेश्चन देखोगे ना, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, क्योंकि ओवर एक्साइटमेंट में भी आप कई बारी क्वेश्चंस गलत करते हो। यहाँ पे क्वेश्चन गलत करना आपको भारी पड़ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन एज आई ऑलरेडी रेड द क्वेश्चन।
अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, वैसे कोशिश करना है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, पर अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो वीडियो पॉज कर लो, उसके बाद फिर कंटिन्यू कर लो, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते के साथ से मैं आंसर आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो इसका बहुत ही ईजी आंसर है ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी उन्होंने ही दी थी। और ये नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किससे रिलेटेड है? हमारे इवोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है? Move to the next question. Question number 2. Which of the following is not a mechanism of evolution? Genetic drift, mutation, immigration, acquired characteristic. ठीक है? So ऐसा कौन सा मैकेनिज्म जिससे कि इवोल्यूशन संभव नहीं है, जिससे कि इवोल्यूशन नहीं होगा? ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको पता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट इंक्लूडेड है। म्यूटेशन भी अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर इवोल्यूशन। इमिग्रेशन भी है ना, क्योंकि जब एक पॉपुलेशन से निकल के दूसरी पॉपुलेशन किसी दूसरे लोकेशन पे जाती है तो वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या करेगी? अपने अंदर अडेप्टेशंस करेगी, और ये लॉन्ग रन में लॉन्ग टाइम पे अडेप्टेशंस उनके नए स्पीशीज बनने में हेल्प करेंगी। बच गया एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इट इज नॉट रिलेटेड विथ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है? एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का जो थ्योरी है वो किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। मैंने आपको ये पढ़ाया भी था कि लेमार्क की थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं थी, है ना, क्योंकि हमें वो एविडेंसेस नहीं मिले जिसके थ्रू हम उसे एक्सेप्ट कर सके, इस वजह से बाद में वो हटा दी गई थी, मतलब उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया था इवोल्यूशन की थ्योरी में। So option D is the correct option here. Next question. According to Lamarck theory of evolution, how do organisms change over time? So अब Lamarck की थ्योरी से पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि Lamarck की थ्योरी हमने एक्सेप्ट नहीं करी तो अब ये क्वेश्चन गलत कर दोगे। अकॉर्डिंग टू Lamarck क्या बोला था उसने? थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, थ्रू इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, थ्रू रैंडम म्यूटेशंस, थ्रू जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इसका बहुत ईजी आंसर है, इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी। इसी वजह से ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन हियर। Let's move to the next question. Which type of selection occurs when individuals at both extremes of phenotypic range are favored over types? तो कौन कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनमें ये के कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे? सो डायरेक्शनल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन, या फिर आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन, ठीक है? ये डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन में होता है। Let's move to the next question. Question number 5. The Hardy-Weinberg equilibrium assumes all the following except no mutation, no natural selection, large population size and high mutation rate. अच्छा, मैंने हार्डी-विम्बर्ग का जो थ्योरी है वो कवर नहीं किया था इन आर क्लास, बट यहाँ पे एक दो क्वेश्चन आपको हार्डी-विम्बर्ग इक्विलिब्रियम के देखने को मिलेंगे। मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। हार्डी-विम्बर्ग एक साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने बोला कि इक्विलिब्रियम बनती है अगर म्यूटेशंस नहीं होंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होगा, मतलब जो ये एक्सट्रीम चेंजेस है वो एक्सट्रीम चेंजेस नहीं होंगे, तो जो पॉपुलेशन है वो एज इट इज बनी रहेगी। ऑफ कोर्स वो पॉपुलेशन तो सेम ही रहेगी ना, और इसे हम कहते हैं हार्डी-विम्बर्ग इक्विलिब्रियम। सो ये जो इन्होंने थ्योरी बोली थी, उन्होंने बोली थी 4-5 कैरेक्टर उन्होंने इंक्लूड करे थे, और उन्होंने बोले थे अगर ये सारे कैरेक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं, तो वो पॉपुलेशन में भी किसी भी तरीके के जेनेटिक चेंजेस नहीं होंगे, इवोल्यूशन नहीं होगा। तो इसमें म्यूटेशन भी इंक्लूडेड था, नेचुरल सिलेक्शन भी इंक्लूडेड था, सिर्फ और सिर्फ हाई माइग्रेशन रेट इंक्लूडेड नहीं था, क्योंकि अगर माइग्रेट करेंगे किसी दूसरी जगह पे जाएगी वो पॉपुलेशन, तो वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्टेशंस करेगी, तो ये चेंजेस क्रिएट करेंगे और ये इक्विलिब्रियम नहीं बन पाएगा। सो पॉपुलेशन साइज पॉपुलेशन साइज लार्ज होना चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, उस पॉपुलेशन से बाहर उनको रिप्रोडक्शन नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। माइग्रेशन रेट अगर हाई होगा तो इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन? तो हमने पढ़ा था डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, राइट? सो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, एनालॉगस स्ट्रक्चर, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स। सो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किसका एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है ऑप्शन ए, होमोलोगस स्ट्रक्चर का। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? इनका जो ओरिजिन होता है वो सेम होता है, एक जैसे होता है, लेकिन इनके काम डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर होमोलोगस। होमो का मतलब सिमिलर, होमोलोगस का मतलब होता है सिमिलर, होमोलोगस स्ट्रक्चर मतलब सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर सेम है बट उनके काम डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है? ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के लिए है। इसके अलावा एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी होता है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? एनालॉगस स्ट्रक्चर। एनालॉगस स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बट वो काम सेम करते हैं,
ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द फाउंडर इफेक्ट एंड द बॉटल नेक इफेक्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। फाउंडर इफेक्ट और बॉटल नेक इफेक्ट किसके एग्जाम्पल है? जेनेटिक ड्रिफ्ट के, जेनेटिक फ्लो के, म्यूटेशन के या नेचुरल सिलेक्शन के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से आपको फाउंडर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा या बॉटल नेक इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने ये चीज़ बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करी थी कि फाउंडर इफेक्ट क्या है, बॉटल नेक इफेक्ट क्या है, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल क्यों है? जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से ये आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच साइंटिस्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, वी ऑल नो द आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। लेमार्क ने ये थ्योरी हमें शेयर करी थी, लेमार्क ने ये थ्योरी हमें दी थी, ओके। Moving to the next question, question number 9, which of the following statements best described convergent evolution? ठीक है, unrelated species evolve similar traits due to similar environmental pressure. Related species evolve different traits due to different environmental pressure. Species evolve to become more similar over time. Species evolve to become more distant over time. So option A is the correct option. जो unrelated species हैं वो evolve करती हैं similar traits ड्यू टू सिमिलर इन्वायरमेंटल प्रेशर। अगर डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज एक ही इन्वायरमेंट में रह रही है तो उस इन्वायरमेंट के प्रेशर की वजह से वो क्या करते हैं, सिमिलर ट्रेड्स डेवलप कर लेते हैं। दिस इज नथिंग बट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ सिलेक्शन इंडिविजुअल विद एवरेज फिनोटाइप आर फेवर्ड व्हाइल एक्सट्रीम फिनोटाइप्स आर सेलेक्टेड अगेंस्ट। सो ये एक क्वेश्चन हमने इसी तरीका देखा था, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। डायरेक्शनल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अनफॉर्चुनेटली जो पीपीटी बनी थी उसमें आंसर इस सेक्शन में ही लिख गया है, सो वी ऑल नो दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन here, okay, so this was about it everyone. So total 10 questions ही मैंने include करे थे, so हमने सारे के सारे 10 questions solve कर लिए हैं। so these were the 10 questions related to evolution and its theories। और भी बहुत सारे MCQs आपको मिलेंगे हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे टेस्ट के फॉर्मेट में, टेस्ट के फॉर्म में, है ना। सो आपको एक टॉपिक से 50 MCQs मिलेंगे, समटाइम्स 50 MCQ, अगर टॉपिक बड़ा है तो यू विल गेट 100 MCQs फ्रॉम द टॉपिक इन आर एप्लीकेशन, ठीक है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर NFSU NF80 एग्जामिनेशन PG, सो ज्वाइन आर क्लासेस। मैंने बताया ना, इजी क्वेश्चन तो सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, अगर आपको मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है सो ज्वाइन आर क्लासेस एंड प्रिपेयर सिस्टमैटिकली सो दैट आप अपना NFSU NF80 PG का एग्जामिनेशन क्रैक कर सके एंड आप अपना फेवरेट जो कैंपस है उसमें एडमिशन ले सके। आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द एडमिशंस फॉर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन आपकी 15 या 16 जून को हो सकती है, ठीक है। ये टेंटेटिव डेट्स NFSU ने दिए हैं, लास्ट डेट है 10 मई फॉर्म फिल करने का। अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो आपको ये डेट याद में रखनी है, वैसे मैं बार बार रिमाइंड कराती रहूँगी आप सभी को टू फिल द फॉर्म एंड अबाउट द एग्जामिनेशन डेट, सो दैट आपकी तैयारी आपको ध्यान में रहे कि भाई इतने टाइम हमारे पास बाकी है, ओके। सो येस एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड जॉइन अस ऑन Instagram, Telegram and WhatsApp and join our classes for better preparations. Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.